नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो सीरिया में एक तख्ता पलट के बाद बशर अल असद रूस भाग चुके हैं और विपक्षी लड़ाकों ने सत्ता अपने हाथों में ले ली है। दमिश्क पर कब्जा करने के बाद एचटीएस अब सीरिया में सबसे महत्वपूर्ण ताकत बन गई है। दूसरी तरफ सीरिया पर असद सरकार के गिरते ही अमेरिका और इजराइल ने भीषण हमले कर दिए हैं। तो इजरायली वायुसेना ने सीरिया में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों का मकसद सीरियाई सेना के उन हथियारों को नष्ट करना है जो बशर अल असद की सरकार के गिरने के बाद चरमपंथियों के हाथों में जा सकते हैं। तो इजराइल ने गोलान हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया है। इस बीच अमेरिका और तुर्की ने भी हवाई और जमीनी हमले कर दिए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सीरिया में सत्ता परिवर्तन के बाद एक और अस्थिरता का दौर शुरू हो गया है और भारत पर इसका क्या असर होगा। क्या सीरिया अमेरिका, इजराइल और तुर्की का अखाड़ा बनकर रह जाएगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो स्थितियां काफी गंभीर नजर आ रही हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सीरिया में पल पल हालात बदल रहे हैं। तख्ता पलट होने के बाद भी स्थितियों में सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इजराइल की तरफ से भी जमकर प्रहार सीरिया में किया जा रहा है और मकसद वही है कि जो सीरिया के हथियार हैं वो गलत हाथों में न पड़ जाएं। इसीलिए उन्हें नष्ट करने के मकसद से इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो जुड़ गए हैं। झा साहब, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। स्थितियां जो है सीरिया की, उस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। अलग अलग आंकलन सब लगा रहे थे, लेकिन इस वक्त की स्थिति की अगर हम बात करें तो जो स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है, जिस तरीके से हमने देखा कि तख्ता पलट के बाद भी स्थितियां सुधर नहीं रही, बल्कि अब इजराइल के हमले भी तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर? जी साहिल जी, देखिए, अब स्थिति वहाँ की जो है बिल्कुल अस्पष्ट है। क्योंकि जब ये ब्लडलेस कू हुआ था, जिसमें कि गोली नहीं चलानी पड़ी थी, अल असद की अल असद तो खुद से वहाँ से चले गए थे और उनकी मिलिट्री भी, उन्होंने गोली नहीं चलाई थी। उन्होंने अपने बैरक में शरण ले ली थी और उनको भी यही शक था कि उनको अपने ही कमांडर से शायद इंस्ट्रक्शंस मिला होगा कि आप गोली ना चलाएं। असद जा चुके हैं और उनका इंस्ट्रक्शन रहा होगा कि आप सरेंडर कर दें। क्या होता है कि ये इन जिहादियों के आगे सरेंडर करने का एक अलग समस्या होता है, क्योंकि ये बाद में आपको मार काट करना शुरू करते हैं कि आपने असद के समय में इतने सारे लोगों को मारे थे जी। तो आप अब फांसी पे चढ़ जाइए। ये हमने अफगानिस्तान में भी देखा था। जिहादियों ने, जब तालिबान ने वहाँ पे कब्जा किया था, तो अफगानिस्तान में भी बहुत सारे मिलिट्री के जो लोग थे उनको इस तरह से मारा गया था। और बाकी भी कुछ ऐसे इस्लामिक नेशंस में जहाँ पे तख्ता पलट हुए हैं, उसके बाद जो टॉप मिलिट्री ब्रासेस हैं या पुलिस के जो लोग हैं, उनको ये यातनाएं झेलनी पड़ी हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी जब वो सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, सत्ता का हस्तांतरण तो ये नहीं कह सकते हैं हम, ये सत्ता पे कब्जा किया था जिहादियों ने। तो जिहादी का जो मेन विंग था एचटीएस, हयात अल शमीम, इन्होंने सत्ता को अपने हाथ में लिया था। इसके जो जो जिलानी थे, इसके आका, उन्होंने अपने आप को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर घोषित किया और इन्होंने एक इंटरिम कैबिनेट भी बनाई। जितने अभी तक वर्ल्ड लीडर्स थे, वो ये सोच रहे थे कि ये जो एसटीएस का जो सत्ता फॉर्मेशन होगा, ये कहीं न कहीं वहाँ की जनता की जो समस्याएं हैं, उसको एड्रेस करेगा। सीरिया में जनता जो है सारे मुस्लिम नहीं है, वहाँ पे और भी हैं, क्रिश्चियंस हैं, ड्रूज हैं, कुछ जो और भी जनजाति के लोग हैं। इन सबों की समस्याओं का हल होगा और वहाँ पे औरतों को कहीं न कहीं एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ऐसा इन लोगों का सोच था, जितने भी पश्चिमी देश थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल जब उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई अपनी, उसमें अपने आप को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया और उनके जितने कैबिनेट थे, सारे हार्डकोर जिहादिस्ट जो हैं, उनके हाथों में है।
तो ये एक बड़ी चैलेंज आई अब दुनिया के सामने में कि कहते हैं कि तार से गिरे तो खजूर पे अटके। अब ये जो समस्याएं अभी हैं कि वहाँ के लोग, वहाँ के औरतों को, वहाँ के जो माइनॉरिटी हैं, अगर उनको सुरक्षा नहीं मिले तो फिर ऐसा कैसा सत्ता परिवर्तन? ये तो बहुत बहुत ही मुश्किल हालात में अभी सीरिया गुजर रही है। और इसी पे कल मैंने भी एक लेख लिखी है। इसमें यही चीज है कि अब जो जो जिहादी वहां पे उन्होंने सत्ता हथिया लिए है, अब पूरे विश्व ने देखा है कि जिस तरह से अमेरिकी अपने सारे वॉर मशीन्स, टैंक, वेपन्स, गोली बारूद, हेलीकॉप्टर्स, अपने एरोप्लेन छोड़ के गए थे अफगानिस्तान में, और जिसको किस तरह से मिसयूज किया हुआ वहाँ के तालिबान ने। तो यही चीज यहाँ पे सीरिया में भी ना हो, इसीलिए जो आप ये हमले देख रहे हैं कि जितने एडवांस मिलिट्री वेपन्स हैं उसको समाप्त किया जाता है, चाहे वो इसराइल की बमबारी हो, चाहे वो नेटो फोर्सेस के द्वारा, अमेरिकी द्वारा वो वॉर मशीन्स को ध्वस्त किए जा रहे हैं। तो ये अभी आप देख रहे हैं क्योंकि वहां पे मिलिट्री मशीन्स का काफी बड़ा जखीरा है। तो मोस्टली इस ये जो है ये रशियन ओरिजिन के हैं। तो इसको अब वहां पे खत्म किया जा रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ अमेरिका या इसराइल अकेले नहीं है। इसमें और भी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो चाहते हैं कि ये जो वॉर मशीन्स हैं ये किसी न किसी तरह से वहाँ की जो इंटरिम जो जिहादी सरकार है उसके हाथों में रहे, जिससे कि वो इसके ऊपर में नियंत्रण रखे, वो अपने आप को सिक्योरिटी मामले में सक्षम रखे। तो ये जो कंट्रोवर्सीज हैं, ये कॉन्ट्रारी व्यूज हैं, ये वहां पे चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम ये कंट्रोवर्सीज वहां पे देखेंगे। वहां पे बहुत सारी अस्थिरता होंगी। मुझे यही डर है कि वहां पे कहीं फिर से गृह युद्ध नहीं हो जाए। एक और चीज आपको याद रखना पड़ेगा, गोलान हाइट इसराइल के पास में है। जिहादी नहीं चाहते हैं कि वो गोलान हाइट इसराइल के पास में रहे, तो इसीलिए इनकी नजर वहां पे भी है, और इसीलिए इसराइल ने अपने लिए वहां पे एक कुशन एरिया बनाया हुआ है जो कि उन्होंने जिहादियों को बाहर रोकने के लिए बनाया हुआ है। तो ये सारी समस्याएं वहां पे आज के दिन में फेस हैं। हाँ। गृह युद्ध अभी तक शुरू नहीं हुआ है, ठीक। लेकिन वहां पे अभी लगभग 1,500-2,000 हिजबुल्लाह के फाइटर्स हैं हाँ। जो कि अपना वेपन जो है वो सरेंडर नहीं करेंगे, अपने आप को इन जिहादियों के आगे में सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने सरेंडर किया तो उनको मार दिया जाएगा। तो ये गृह युद्ध की स्थिति अभी आने वाले दिनों में या घंटों में शुरू होगी। ठीक है झा साहब, आपने तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई, और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है उसको देखकर तो यही लगता है कि आने वाले समय में जो स्थितियां होंगी वो अभी फिलहाल उनका आकलन पूरी तरह से कर पाना संभव भी नहीं है। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए, विदेश मामलों के जानकार है। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। संजीव जी, सवाल यह है कि जिस तरीके से इस वक्त सीरिया जो है वो महाशक्तियों का अखाड़ा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, सब अपने अपने ऑपरेशन चला रहे हैं, और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, क्या आने वाले समय में सीरिया सिर्फ एक अखाड़ा बनकर ही रह जाएगा, या स्थितियों में किसी तरह का कोई परिवर्तन आप समझ पा रहे हैं? देखिए, ये अवश्य है कि सीरिया में 50 वर्षों से भी ज्यादा समय का एक लंबा जो शासन है उसका अंत हुआ है, और असाद फैमिली का, बाथ पार्टी का जो शासन है वो समाप्त हो गया है, और एक नया वहां पर नई सत्ता आने वाली है। लेकिन ये जो विद्रोही हैं, इनके बीच में आपस में इतना ज्यादा जो एक फैक्शनलिज्म है, डिफरेंट एरियाज पर इनका अपना अपना कब्जा है, और ये आपस में भी लड़ते रहते हैं। और और सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात यह है कि किसी भी राष्ट्र में शांति और स्टेबिलिटी आना बहुत मुश्किल हो जाता है जब वहां पर फॉरेन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा हो। और ये जो सीरिया का जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर फॉरेन इंटरवेंशन बहुत ही ज्यादा रहा है, जहाँ एक तरफ आप देखिए तो असाद फैमिली के साथ रशिया, ईरान, हिजबुल्लाह खड़े हैं, और उन्होंने पूरा इंटरवीन करके रखा हुआ था। वहीं विद्रोहियों के साथ टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल भी वहां पर कार्रवाइयां करता है। तो किसी भी राष्ट्र में, मैं इसको फिर से दोहराऊंगा आपके दर्शकों के लिए भी, कि जहां कहीं भी समस्याओं को समाधान करने में फॉरेन इंटरवेंशन
के माध्यम से जो एक दखल दे दी जाती है, तो फिर उन समस्याओं का समाधान निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। नॉर्थ कोरिया का और साउथ कोरिया का, कोरियन पेनिनसुला का मैं एग्जांपल अवश्य रखूंगा कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कोई समाधान इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि वहां पर फॉरेन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है। तो इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि सीरिया युद्ध का जो अखाड़ा है वो बना रहेगा। फॉरेन इंटरवेंशन वहां पर बहुत ज्यादा है, मैसिव है, और वहां पर जो विद्रोही गुटों के बीच में आपस में जो मतभेद भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इस बात की संभावना बहुत ही कम दिखाई देती है या मुश्किल दिखाई देता है कि ये जो विद्रोही गुट हैं एक शांतिपूर्ण शासन वहां पर स्थापित कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कहने के बाद मैं इस बात को अवश्य कहना चाहूंगा कि चूंकि इन विद्रोही गुटों को आपस में इन विद्रोही गुटों को ये जो सत्ता है एक लंबे संघर्ष के बाद मिली है। ये जो गृह युद्ध है 2011 से चल रहा था, और ये जो पूरा बाथ पार्टी का शासन था ये 1971 से चल रहा था। तो ऐसे में यदि ये विद्रोही गुट आपस में इस तरीके का कोई कोऑर्डिनेशन स्थापित कर लें कि वो अपने मतभेदों को अलग रख करके एक शासन की तरफ आगे बढ़े, शासन गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़े, जैसा कि हमने तालिबान में देखा था कि तालिबान जब अफगानिस्तान में दूसरी बार आया तो उसका जो अप्रोच था वो ये था कि हमें अब शासन करना है, हमें ज्यादा पंगे नहीं लेने हैं, ज्यादा लोगों आतंकवादी वगैरह जो घटनाएं हैं उस तरह से नहीं करना है। हालांकि तालिबान ने अपनी कट्टरतावादी रुख को नहीं त्यागा है, महिलाओं के वो लगातार वो दमित करते हैं, एथनिक माइनॉरिटीज को भी सम्मान नहीं दिया है, लेकिन उनका जो लक्ष्य है कि ज्यादा किसी विवाद वगैरह में न पड़ के अपने गवर्नेंस पे ध्यान देना है, क्योंकि उनको सत्ता बहुत लंबे समय बाद, अमेरिका 20 साल के बाद वहां से बाहर निकला और यहाँ पर तो 20 साल क्या 50 साल के बाद बाथ पार्टी वहां से हटी है। तो ऐसे में यदि ये जो रेबल ग्रुप्स हैं यदि अपने भविष्य को ध्यान में रखें, यदि थोड़ी सद्बुद्धि से काम लें, तो इतनी बड़ी जो अपॉर्चुनिटी उनके सामने आई है एक लंबे संघर्ष के बाद, इस पूरे गृह युद्ध में 7 लाख लोग मारे गए, 12 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हुए, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल सभी तरीके के डिस्प्लेसमेंट्स अगर ले लें तो जाहिर है कि एक बड़ा अत्याचार और काफी जो है वहां पर ब्लड शेड हुआ है। और ये बाथ पार्टी और असाद फैमिली का की जो तानाशाही है वो बहुत ज्यादा उसने भी क्रूरता की। तो ऐसे में ये बड़ा परिवर्तन, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इन रेबल्स को मिली है, और यदि ये रेबल ग्रुप्स आपस में कोई कोऑर्डिनेशन स्थापित कर लेते हैं और गवर्नेंस के आधार के लक्ष्य को लेकर चलते हैं तो थोड़ी स्टेबिलिटी अवश्य आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप देखिए तो हयात तहरीर अल शाम का जो इतिहास है उसमें वो अलकायदा के साथ जुड़े हुए उसके जो लीडर्स रहे हैं, इस्लामिक स्टेट से भी संबंध रखने वाले रहे हैं, वहीं सीरियन नेशनल आर्मी, फ्री सीरियन आर्मी, कर्दिश फोर्सेस, उनके अपने मतभेद हैं, टर्की के जो कर्दिश फोर्सेस को लेकर के जो पूरी एक उनका एक वैमनस्य रहता है, और उसी के साथ साथ जो टर्की का इंटरवेंशन रहेगा, अमेरिका का इंटरवेंशन रहेगा, इजराइल ने पहले ही हमले शुरू कर दिए हैं और वो डिमिलिटराइज्ड बफर जोन को अब ऑक्युपाई कर लिया है गोलान हाइट्स में। तो ये जो पूरी जो स्थितियां हैं अभी भी अनसर्टेन है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि यदि ये रेबल ग्रुप्स सद्बुद्धि के साथ काम ले तो ये वहां पर एक लंबे समय तक शासन करने के सोच को अगर लेके चलें तो मेरा ख्याल है कि कुछ स्टेबिलिटी अवश्य आ सकती है। लेकिन अभी भी हमें आने वाले कुछ दिनों और हफ्तों में देखना होगा कि वहां पर किस तरीके का शासन स्थापित होता है। लेकिन जैसा इनका इतिहास रहा है ऐसे में तो आज की डेट में इस बात की संभावना कम नजर आती है कि वो एक शांतिपूर्ण शासन स्थापित कर। ठीक है जहाँ साहब, वही बात है, संजीव जी ने भी उसी बात पर जोर दिया कि जब जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है उस पर पूरी तरह से अभी आकलन करना ठीक नहीं है, थोड़ा समय और देने की ज़रूरत है, स्थितियां और साफ होंगी, उसके बाद चीज़ें और खुलकर निकलकर सामने आएंगी और तब कुछ भी कहा जा सकता है। फिलहाल जो स्थितियां हैं उस पर तो कुछ भी कहना अभी मुनासिब नहीं है। लेकिन इजराइल का साफ तौर पर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि चरमपंथियों के हाथ में जो हथियार हैं वो ना जाए, उन्हें नष्ट कर दिया जाए। लेकिन उसकी वजह से सीरिया की जो स्थिति है वो दिनों दिन खराब होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से नुकसान पहुंच रहा है, और जब भी इस तरीके की स्थिति किसी देश में बनती है तो उससे उभरने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए सीरिया ने जो एक्शन अभी लिया हुआ है वो इमीडिएटली जो कू हुआ है उसके बाद नहीं हुआ है जी। कल जो इंटरिम सरकार बनी है, देखिए किसी का इंटेंट उसके मन में क्या है वो इससे दिखता है कि वो करता क्या है।
जब ये सत्ता जब कू के द्वारा जब वहां पे हस्तांतरित कर ली गई है, तो पहला इंटेंट जो जो अपोजिशन फोर्सेस का था कि वो किस तरह के लोगों के थ्रू अपना कैबिनेट बनाते हैं। तो लोगों का मानना था कि चूंकि वहां पे बहुत तरह के लोग हैं, तो ये एक वाइडली रिप्रेजेंटेटिव सरकार होगी, इंटरिम सरकार। और लोगों का ये मानना था कि ये शायद 3-6 महीने के लिए होगी और उसके बाद फिर वो इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद में डेमोक्रेटिक सरकार होगी, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी सरकार अभी 1 साल के लिए रखी है और इसमें 6 महीने जो हैं वो तो इसी में रखा हुआ कि यह सारी चीज़ों पे कब्ज़ा पाया जाए। एक और चीज़ जो भी संजीव जी बता रहे थे, बहुत सटीक बता रहे थे कि वहाँ पे इतने फैक्शंस हैं इस अपोजिशन लेड फोर्सेस में कि उनका अपने आपस में कॉन्ट्राडिक्शंस भरे पड़े हैं। और उसके बाद जो मैं आपको हिंट दे रहा था कि अभी तक जितने सीरियन फोर्सेस या हिजबुल्लाह फोर्सेस या ईरानियन फोर्सेस भी, ईरान के भी कुछ कमांडर्स वहां पे हैं अपने फोर्सेस के साथ में। ये लोग जो वहां पे हैं वो क्या करेंगे? ये तो अपने आप को मतलब फुटी आंखों एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं। तो अगर हिजबुल्लाह के ऊपर में जो उनके जो कैडर वहां पे हैं, अगर उसके ऊपर हमला हुआ या उनको कहा गया कि आप अपने वेपन सरेंडर करो, अपने आप को सरेंडर करो, तो फिर वहां पे वो लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये जो एक इमीडिएट कॉन्ट्राडिक्शन है, एक तो ये अपनी जगह में है जो कि गृह युद्ध को जन्म देता है, और दूसरी जो मैं आपको हिंट दे रहा था कि वहां पे जो लोग हैं काफी दिनों से वो बहुत सारे यातनाओं से गुजर रहे हैं। तो जब ये असद चले गए थे, वहां पे एक इलेशन का माहौल था, लोग खुश हो रहे थे अपने आप, कुछ लोग अपने आप को काफी खुशी महसूस कर रहे थे कि अब हमारे लिए काम होगा, जो वहाँ की पब्लिक है, जनता है, अब जनता के लिए कुछ काम होगा। लेकिन ये जो जिहादी गवर्नमेंट जो बना वहाँ पे बनी है इंटरिम, ये ऐसा कुछ करते हुए नहीं दिख रही है। और इसके अंदर में भी और भी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। देखिए ना, इनके जो कुर्दिश डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसमें ये कुर्द और जो जो बाकी फोर्सेस हैं, खास करके टर्की, ये तो अपने आप को आंखों में आंख डाल के नहीं देख सकते हैं। इनमें तो जाति दुश्मनी है। तो ये सारे कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं ये कब खत्म होगा ये कह नहीं सकते हैं। लेकिन अभी स्थितियां और बिगड़ेगी, क्योंकि अगर जिहादियों का नजरिया वही रहा कि मुझे इस्लामिक राज यहाँ पे स्थापित करना है, तो वहां पे जितने बाकी लोग हैं जो कि अभी तक असद के मतलब दुष्परिणाम का जो जो एक कायदा था वो झेल रहे थे, तो इनको अपने लिए एक रास्ता खोजना पड़ेगा। और वो रास्ता कहाँ से निकलेगा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी जो सरकार है वो कुछ भी है, लेकिन वो ये जो वाइड जो जो पब्लिक को आप लेके चलते हैं वो चीज नहीं है। इनमें वो एक कहीं न कहीं एक रेडिकलिज्म, कहीं न कहीं एक टेरर नेटवर्क जो है इनका, वो आज के दिन में बरकरार ठीक है। है। इसीलिए मैं आने वाले दिनों में किसी तरह का ये जो स्थिति है इसको संभलते नहीं देख रहा हूँ। ठीक। संजीव जी, अगर भारत के इन्वॉल्वमेंट की हम बात करें तो किस नजरिए से आप देखते हैं भारत पर जिस तरीके की स्थिति इस वक्त सीरिया में देखने को मिल रही है उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, और आने वाले समय में क्या स्थितियां सुधरेंगी या आपको लगता है कि और ज्यादा स्थितियां खराब होंगी, अगर आपके आकलन से हम बात करें? देखिए, भारत की तरफ से सीरिया की इन घटनाओं को लेकर के एक प्रतिक्रिया, एक बयान दिया गया है और भारत के विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि सीरिया के घटनाक्रमों पर भारत सरकार की बहुत ही पैनी नज़र है और भारत ने सीरिया में जो भारतीय नागरिक हैं जिनकी संख्या लगभग 90 की संख्या की है, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, छोटी संख्या है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि आज का ये जो नया भारत है अपने नागरिकों को, चाहे कोई भी एक सिंगल नागरिक भी क्यों ना हो, उसको संकट में नहीं छोड़ता है। तो जी। ये भारतीयों की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी पहले ही जारी की गई थी, लेकिन अब जब वहाँ पर एक सिविल वार अब जो असाद के साथ रेबल फोर्सेस का चल रहा था वो अब समाप्त हो गया है, असाद सत्ता देश छोड़ करके भाग चुके हैं। तो ऐसे में अब भारत ने ये कहा है कि सीरिया में आने वाला जो भी वहाँ पर शासन व्यवस्था हो, जो भी वहाँ पर एक
जो पीस प्रोसेस हो वो ऐसा हो कि उसमें सभी फैक्शंस को बराबर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, और सभी जो फैक्शंस को आपस में इस तरीके का कोऑर्डिनेशन स्थापित करना चाहिए कि जिससे कि ये जो पूरा पीस प्रोसेस है वो सीरियन लेड हो, यानी कि सीरिया का जिसमें हित हो, पूरे सीरिया का जिसमें हित हो, सीरिया के सभी जो है विविधतापूर्ण जो वहाँ का समाज है, डाइवर्सिफाइड कंट्री है, उसमें सभी लोगों को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, एक सीरियन लेड पीस एंड रिकंसिलिएशन जो प्रोसेस है वो चलना चाहिए। तो भारत ने एक बहुत ही संतुलित प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और जाहिर है कि वहाँ पर यदि कोई शासन व्यवस्था आने वाले समय में स्थापित होती है तो भारत उसके साथ अपने संपर्कों को बनाए रखेगा, एंगेजमेंट्स करेगा, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स करेगा, और भारत की जाहिर है कि एक जो वॉच है पूरी घटनाओं पर है। लेकिन ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि सीरिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आधी शताब्दी से भी ज्यादा समय का एक पार्टी का जो शासन, एक फैमिली का शासन जो रहा है वो अब समाप्त हो गया, और ये शासन बहुत ही क्रूर था, तानाशाहीपूर्ण था। असाद के पिता भी अनेक तानाशाहीपूर्ण कृत्यों के लिए जाहिर है कि वो सीरिया के लोगों का की आलोचना का और उनके असंतोष का और गुस्से वो उनके अंदर रहा है। और अब जब वहाँ पर परिवर्तन हुआ है तो जाहिर है कि सीरिया में अनेक लोगों को ने इसको सेलिब्रेट किया है, और एक बड़े आशा के साथ वो अब नए स्थितियों को देख रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया, और जिस तरीके की जैसे झा साहब ने भी जैसे कहा कि जो वहाँ पे सिचुएशन है अभी भी अनिश्चित है, अनिश्चितता की स्थिति में है, और अनसर्टेन है, वोलाटाइल भी हो सकती है, क्योंकि ये जो फैक्शंस हैं यदि आपसी ये समझदारी स्थापित नहीं कर पाते हैं तो जाहिर है कि वहाँ पर एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी, एक नए गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन एक आशा की किरण ये है, और एक अच्छा पॉइंट ये है कि इन विद्रोहियों के अंदर यदि कोई इस तरीके की सद्बुद्धि आती है कि एक लंबे समय के बाद उन्हें सत्ता हाथ में लगी है, और ऐसे में इस अपॉर्चुनिटी को यदि वो गृह युद्ध में जाते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी खो देंगे, और आसाद की फैमिली को फिर से बैक होने का मौका मिल सकता है। तो आसाद के जो भाई हैं और अन्य जो लोग हैं वहाँ के परिवार के, वो इस तरह की कोशिश कर सकते हैं, आसाद भी वापसी की कोशिश कर सकते हैं। तो उस तरीके का मौका यदि आसाद को नहीं देना है तो इनको आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना पड़ेगा, और यदि इस तरीके की शासन करने की मानसिकता यदि उनके अंदर आती है, अब देखना होगा कि किस तरीके का अप्रोच उनका रहता है, तो ऐसे में वहां पर कुछ स्टेबिलिटी अवश्य आ सकती है। लेकिन ये अभी समय बताएगा कि ये वहां पर क्या स्थितियां बनेंगी, आगे कुछ दिनों और हफ्तों में ये स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। झा साहब, चंद मिनट है हमारे पास, जल्दी से फाइनल कमेंट्स आपके मैं चाहूंगा, क्योंकि सीरिया में तख्ता पलट के बाद बशर अल असद रूस भाग गए हैं। विरोधियों ने जिस तरीके से कब्जा यहां पर किया हुआ है, कई तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि स्थितियां, कई लोगों का आकलन है कि स्थितियां ऐसी होनी ही थी, क्योंकि अल असद सरकार जो है उसका तख्ता पलट बेहद ज़रूरी कई लोग मानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके की स्थिति इस वक्त सीरिया में देखने को मिल रही है, उससे उभरने में भी सीरिया को भी बहुत समय लग जाएगा, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था। क्या देख रहे हैं आप? फाइनल कमेंट्स में आपके चाहूंगा इस पर। जी हाँ, इससे उभरने में बहुत समय लगेगा, और हमें ये भी याद रखना है कि जो भी इंटरिम गवर्नमेंट है यहाँ के, वहाँ की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इनसे किसी भी फैक्शंस को वहाँ की जो जनता है उसका मैंडेट नहीं है जी। ये बाहर से हुए हैं, ये लड़ाके हैं, ये हमेशा मतलब इनकी इंटेलिजेंस रही है अराजकता फैलाने में या लड़ाई करने में या किसी न किसी तरह का टेरर करने में। तो ये लोग पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। जितनी जल्दी इनको हटा के वहाँ पे जो लोकली इलेक्टेड बॉडीज हैं उसके थ्रू गवर्नमेंट नहीं बनाई जाती है, तब तक वहाँ पे ये अराजकता रहेगी। और जैसे संजीव जी ने कहा था कि बाहर के लोगों का हस्तक्षेप, वो तो हो ही रहा है। आज ही आपने देखा होगा कि बमबारी वहाँ पे शुरू हो गई, चाहे वहाँ के मिलिट्री स्टोर्स पे हो रही हो, इसराइल करे या यूएसए करे या और कोई करे, और ये आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये थमेगा नहीं, क्योंकि वहां पे शांति स्थापित करने के लिए ये जो गृह युद्ध की स्थिति है इसको थमना जरूरी है, और वहां की शासन ऐसे लोगों के हाथ में आए जो कि वहां के रियल जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। चलिए, आप दोनों ही मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। तो विपक्षी लड़ाकों ने सत्ता अपने हाथों में ले ली है। दमिश्क पर कब्जा करने के बाद HTS अब सीरिया में सबसे महत्वपूर्ण ताकत बन गई है। स्थितियां काफी गंभीर है। अमेरिका और इजराइल भी भीषण हमले करता हुआ नजर आ रहा है।
अब आने वाले समय में क्या स्थितियां होती है इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।